सो वेलकम एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। आज के हमारे टॉपिक का नाम है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। ये बेसिकली आपके अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का बेसिक ABCD है। जैसे इंग्लिश में होता है ना ABCD, बिना उसके आप सीखोगे नहीं, वैसे यहाँ भी अकाउंट्स का भी ये ABCD है। इसके बिना आप अकाउंट्स समझ नहीं पाओगे, या बिना इसके आप रूल अप्लाई ही नहीं कर पाओगे, इसलिए ये समझना बहुत ज़रूरी है। आपके बुक में ये मोस्टली चैप्टर नंबर 2 के नाम से मिलेगा, सेकंड चैप्टर में। तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको। मैंने इसमें उतना ही टर्म लिया है जितना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, बिना इसके आगे बढ़ नहीं पाओगे। और मैं इसके एक एक टर्म के ऊपर बात करूँगा, ठीक है। तो आप भी इसको ध्यान से देखना, इसको स्किप मत करना, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। इसमें सबसे पहला टर्म जो मैंने लिया है उसका नाम है एसेट्स, ठीक है। अब एसेट्स होता क्या है, पहले तो ये देखें इसको डिफाइन कैसे किया इन लोगों ने। तो अकाउंट्स में एसेट्स का मतलब होता है एनीथिंग विच इज इन द पोजेशन ऑफ द एंटरप्राइज एंड इंक्लूड्स। पहली बात तो ये कि आपके पोजीशन में ये होना चाहिए, आपके कंट्रोल में ये होना चाहिए। एंड इंक्लूड्स का मतलब ये इंक्लूसिव डेफिनेशन, मतलब जितना बात मैंने कहा उतना ही नहीं, इसके अलावा और भी चीज़ें हो सकती हैं। एंड इंक्लूड्स द अमाउंट ड्यू फ्रॉम अदर्स इज नोन एज एसेट्स, ठीक है। इन अदर वर्ड्स we can say that anything which earn cash or cash benefit to the owner in future is known as asset and includes cash itself। यहाँ पे एक चीज और ऐड कर सकते हो, and includes cash itself, कैश भी इसमें हो जाएगा। ऐसा कोई भी चीज जिसको इस्तेमाल करके आप भविष्य में पैसे कमा सकते हो, वो क्या है, एसेट्स है। यहाँ तक कि पैसा खुद भी एक एसेट्स है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे लिख दिया कैश, कैश बैलेंस जो आपके हाथ में कैश है वो, बैंक में जो पैसा है वो, स्टॉक, स्टॉक क्या है, जो जिसको बेच के हम लोग पैसे कमाते हैं वो, फर्नीचर जिसको यूज़ करके पैसे कमाते हैं, मशीनरी इसको भी यूज़ करके पैसे कमाते हैं या बेच के ही पैसे कमा सकते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग, बिल्स रिसीवेबल, डेटर एट्सेट्रा, ये सब क्या है आपके लिए, एसेट्स है। अब लेमैन लैंग्वेज में तो सब लोग इसको एसेट्स सबके लिए एक ही बराबर होता है, सारा एसेट्स, पर हमारे लिए एसेट्स के कैटेगराइजेशन होते हैं, टाइप्स ऑफ एसेट्स होते हैं, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं उसका। तो बेसिकली यहाँ पे एसेट्स को बांटा गया है दो कैटेगरी में, ठीक है। एक को कहते हैं हम लोग नॉन करेंट एसेट्स, या कई बार आपको फिक्स एसेट्स के नाम से भी देखने को मिल जाएगा, या लॉन्ग टर्म एसेट्स के नाम से भी देखने को मिल जाएगा। तो नॉन करेंट एसेट्स या फिक्स एसेट्स किसको कहते हैं, तो इट रेफर्स टू दोज एसेट्स विच आर हेल्ड फॉर कंटिन्यूड यूज इन द बिजनेस फॉर द पर्पस ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज एंड नॉट मीन्ड फॉर रीसेल। याद रखना, ये वो एसेट है जिसको इस्तेमाल करके हम पैसे कमाते हैं, उसको बेच के नहीं। अगर बेच के पैसे कमाएंगे तो वो करंट एसेट हो जाएगा, इसको आप यूज करके पैसा कमाते हो। एग्जाम्पल है इसका फिक्स एसेट्स का, लैंड बिल्डिंग, गुडविल, पेटेंट, प्लांट मशीनरी, मोटर व्हीकल, फर्नीचर एटसेट्रा, ये सब आपके लिए नॉन करेंट एसेट कहलाएगा। अब नॉन करेंट एसेट भी दो तरह का हो सकता है, एक हो सकता है टैंजिबल, दूसरा इनटैंजिबल। टैंजिबल एसेट्स का मतलब ऐसा एसेट्स जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, मतलब विच कैन बी सीन एंड टच्ड, ठीक है, विच हैज फिजिकल एग्जिस्टेंस सच एज लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट एटसेट्रा, ये सब क्या है आपके लिए टैंजिबल एसेट्स है। इनटैंजिबल एसेट्स जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, जिसको ना तो आप देख सकते हो ना छू सकते हो, वो सब क्या है, इनटैंजिबल एसेट्स है, पर मार्केट में इसका भी वैल्यू होता है, इसको भी यूज करके पैसे कमाए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट एटसेट्रा, ये सब आ जाएगा आपका इंटैंजिबल एसेट्स में। नेक्स्ट अगला कैटेगरी है करेंट एसेट्स का, या शॉर्ट टर्म एसेट कह लो इसको। इस एसेट का लाइफ एक साल के अंदर खत्म हो जाता है, रफली मैं बोलूं तो इसका लाइफ एक अकाउंटिंग ईयर में ही कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पे देखो, करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर मीन्ड फॉर रीसेल और विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश इन द नियर फ्यूचर। अब ये नियर फ्यूचर कितना, तो से विद इन 1 ईयर, नॉर्मली एक साल के अंदर अंदर ये कैश में कन्वर्ट होके खत्म हो जाएगा।
It also includes payment which has been done in advance before actual expenses are incurred. कभी कभी हम लोग एडवांस पेमेंट भी कर देते हैं किसी एक्सपेंस के लिए, वो भी इसमें कवर हो जाएगा। तो फॉर एग्जांपल इसमें क्या क्या आएगा, प्रीपेड एक्सपेंस हो गया, एडवांसेस हो गया, स्टॉक, डेटर, बिल रिसीवेबल एटसेट्रा, वो सब आ जाएगा आपके करंट एसेट्स में। इसके अलावा एक और एसेट्स होता है जिसका नाम है फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स ये मैंने जानबूझकर अभी हटा दिया क्योंकि अभी इसका यूज़ नहीं है, बाद में इसका यूज़ है। ये एक ऐसा एसेट है जो एसेट होता तो है पर एसेट्स पर एक्चुअली में इसको एसेट्स का हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं, तो इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, अभी नहीं। अभी आप बस यही समझो कि दो ही तरह का एसेट है, करंट एसेट्स एंड नॉन करंट एसेट्स। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं लाइबिलिटीज के ऊपर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो लाइबिलिटीज क्या है, तो इट रेफर्स टू एन अमाउंट विच द फर्म ओज टू द आउटसाइडर। मतलब किसी का पैसा आप बकाया रखे हुए हो, वो क्या कहलाएगा, लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी टुवर्ड्स द ओनर इज टर्म्ड एज इंटरनल लाइबिलिटी। अब लाइबिलिटी भी दो तरह का होता है। अब मैंने आपको शुरू में ही कहा कि बिजनेस अकाउंट्स में याद रखना एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट या प्रिंसिपल कह लो, ये हम लोग अकाउंटिंग प्रिंसिपल वाले वीडियो में कवर करेंगे। तो ये क्या कहता है कि ओनर और बिजनेस दोनों अलग अलग आदमी होते हैं अकाउंट्स के नज़र में, ये दोनों अलग होते हैं। तो ओनर जो भी पैसा बिजनेस में लगाता है, इन्वेस्ट करता है, वो बिजनेस के नज़रिए से क्या होता है, लाइबिलिटी होता है। अच्छा एक बात और, आप जब भी आप जहाँ भी अकाउंटिंग करते हो तो हमेशा ये मान के चलना कि आप हमेशा बिजनेस के बुक्स में एंट्री कर रहे हो, ना कि किसी इंडिविजुअल या ओनर के बुक में। तो बिजनेस के सेंस से हम लोग सोचेंगे तो बिजनेस के सेंस से ओनर का पैसा भी उसके लिए क्या है, लाइबिलिटी है। बट ये कोई बाहरी आदमी नहीं है, ये आपका ही मालिक है, उसी बिजनेस का मालिक है। तो इसको हम लोग लाइबिलिटी तो बोलते हैं, बट कौन सा लाइबिलिटी बोलते हैं, इंटरनल लाइबिलिटी बोलते हैं। इंटरनल लाइबिलिटी इसलिए क्योंकि अगर कल को बिजनेस में प्रॉफिट नहीं भी होता है तो ये आपसे पैसे मांगने नहीं आएगा। ये आपसे पैसे तभी मांगेगा जब प्रॉफिट होगा, लॉस होगा तो ये पैसा नहीं मांगेगा। वेयर एज लाइबिलिटी टुवर्ड्स द आउटसाइडर लाइक बैंक, अगर मान लो कोई बाहरी आदमी से पैसा लेते हो तो उसके आपके प्रॉफिट लॉस से मतलब नहीं है। अगर उसने पैसा दिया है तो उसको टाइम पे पैसा वापस चाहिए, जैसे बैंक हो गया या कोई थर्ड पार्टी हो गया, तो इसको कहते हैं हम लोग एक्सटर्नल लाइबिलिटी। ठीक है, अब लाइबिलिटी को भी हम लोग दो पार्ट में बांटते हैं। एक तो हो गया लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी या नॉन करेंट लाइबिलिटीज, जिसका लाइफ 1 साल से ज़्यादा हो, जैसे लॉन्ग टर्म लोन वगैरह। इट रेफर्स टू दोज लाइबिलिटीज whose payment has to be done after long period of time more than 1 year। एग्जाम्पल लॉन्ग टर्म लोन या डिबेंचर्स, कंपनी के केस में डिबेंचर होता है जो आगे पढ़ने को मिलेगा आपको। फर्दर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड एज इंटरनल लाइबिलिटी एंड एक्सटर्नल लाइबिलिटी। इसी लॉन्ग टर्म को मैंने आगे यहाँ पे लिख दिया, इंटरनल लाइबिलिटी एंड एक्सटर्नल लाइबिलिटी। इंटरनल लाइबिलिटी ओनर्स फंड, ये ओनर का पैसा होता है जिसको हम लोग नाम देंगे आगे चल के क्या, कैपिटल का नाम देंगे, क्या कहलाएगा ये, कैपिटल। और एक होता है एक्सटर्नल लाइबिलिटी। ठीक है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है पर बैंक का पैसा या किसी और थर्ड पार्टी का। अगेन एक और होता है करंट लाइबिलिटी। ये कौन सा लाइबिलिटी है जिसका पेमेंट आपको करना तो है बट 1 साल के अंदर अंदर करना है, जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेबल, क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एटसेट्रा। ये भी आपकी लाइबिलिटी है पर 1 साल के अंदर इनको पेमेंट कर देना होता है, तो ये क्या कहलाएगा, करंट लाइबिलिटी। ठीक है, चलो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म है आपके लिए रिसिप्ट। कई बार वर्ड मिलेगा आपको रिसिप्ट। अब रिसिप्ट का मतलब क्या होता है, तो देखो कोई भी अमाउंट, इट रेफर्स टू द अमाउंट विच इज रिसीव्ड और रिसीवेबल, या तो मिल चुका है या मिलने वाला है, फ्रॉम सेलिंग, फॉर सेलिंग ऑफ एसेट्स, गुड्स, सर्विसेज, किसी भी तरीके से आपको पैसा मिलने वाला है, वो क्या कहलाएगा, रिसिप्ट। अब रिसिप्ट भी दो तरह का होता है, एक होता है रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब जो नॉर्मली हम लोग जो बिजनेस करते हैं, जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है हमारा, जैसे मान लो मेरा बिजनेस है पढ़ाने का, तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, एक कोचिंग बिजनेस मैंने शुरू कर रखा है पढ़ाने का, और उसमें पढ़ाकर जो मुझे फीस मिल रहा है वो मेरे लिए क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट है, क्योंकि वो रेगुलर मेरा इनकम है, वो मंथली मिलेगा या एनुअली मिलेगा, वो क्या कहलाएगा,
रेवेन्यू रिसिप्ट कहलाएगा। बाय रेंडरिंग सर्विसेज, टीचिंग सर्विसेज इज अ सर्विस। भाई गुड्स होता तो गुड्स को सेल करके जो मिलता वो भी आपका रेवेन्यू रिसिप्ट होता। एक होता है कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है, जब हम लोग किसी कैपिटल एसेट्स को बेचते हैं और उससे पैसा मिलता है वो कहलाता है कैपिटल रिसिप्ट। जैसे मान लो वो जो कोचिंग है या जो टीचिंग ये इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने डेवलप कर रखा है, वहाँ पे मेरे पास कुछ फर्नीचर है और उसको वो पुराना हो गया, मैंने उसे बेच के हटा दिया, तो क्या हर हर महीना या हर साल में बेचूंगा? नहीं, वो 2 4 5 साल में एक बार होगा। तो उस एसेट्स को बेच के जो पैसा मिला वो क्या कहलाएगा? कैपिटल रिसिप्ट कहलाएगा। ठीक है, वही भी यहाँ पे लिखा हुआ है, अमाउंट रिसीव्ड या रिसीवेबल फॉर द ट्रांजेक्शन विच आर नॉट रेवेन्यू नेचर, फॉर एग्जाम्पल अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, बिल्डिंग एक्सेट्रा, ये कहलाएगा आपका कैपिटल रिसिप्ट। इसके अलावा और क्या होता है? टर्म, तो एक्सपेंस एक टर्म मिलेगा आपको। अब ये एक्सपेंस क्या है? तो एक्सपेंस रेफर्स टू द अमाउंट विच इज इनकर्ड फॉर जनरेटिंग रेवेन्यू। मतलब ये ऐसे चीजें हैं जिसको आपको, ऐसे खर्च है जो आपको करना ही पड़ेगा, बिना इसके आपके इनकम कमाई नहीं होगा। ये एक जरूरी चीज है, बिजनेस में कमाने के लिए आपको खर्च करना ही पड़ता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करोगे, एम्प्लॉयज़ को सैलरी दोगे, तो बिना उनके बिजनेस भी नहीं चलेगा। तो इनकम जनरेट करना है तो एक्सपेंस आपको अक्रू अराइज होगा ही होगा आपके पास। रेवेन्यू, जब भी हम लोग गुड्स या सर्विसेज जो सेल करते हैं उससे जो पैसा जनरेट होता है उसको क्या कहते हैं? रेवेन्यू कहते हैं। इनकम, अब इनकम क्या है और रेवेन्यू क्या है, दोनों में डिफरेंस समझ लो। Income refers to the net cash inflow from operation of the business and it includes any indirect receipt not in the nature of capital receipt. अब रेवेन्यू इनकम में डिफरेंस क्या है? रेवेन्यू का मतलब ऐसा इनकम जो आपके बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड हो। जैसे मैं टीचिंग में हूँ तो टीचिंग से रिलेटेड जो पैसे आ रहे हैं उसको रेवेन्यू कहा जाएगा। बट अगर मान लो साइड बाय साइड मैंने कुछ शेयर में भी पैसा लगा रखा, वहाँ से भी कुछ डिविडेंड मिल गया, या उसको बेच के मैंने कुछ कमा लिया, या मेरा अपना घर है वहाँ से रेंट आ रहा है, तो इनकम का मतलब ये सब हो गया। मेरे बिजनेस एक्टिविटी से भी और अदर एक्टिविटी से भी जो कमाई होगी वो सब मिलके क्या हो गया? इनकम। बट शर्त यह है कि वो सब होना चाहिए रेवेन्यू नेचर का, कैपिटल नेचर का नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इनकम एक बड़ा कॉन्सेप्ट है जहाँ पे आपका बिजनेस एक्टिविटी भी कवर हो जाएगा और अदर एक्टिविटी भी कवर हो जाएगा। कैपिटल, कैपिटल क्या है? तो देखो, कैपिटल एक स्पेसिफिक टर्म है जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं उस चीज़ के लिए जो ओनर पैसा इन्वेस्ट करता है बिजनेस में, तो ओनर के फंड को दूसरे के फंड से सेपरेट करने के लिए हम लोग एक टर्म स्पेसिफाई करते हैं कैपिटल। ओनर का नाम यूज नहीं करते, उसके जब पे क्या वर्ड यूज करते हैं? कैपिटल। ओनर जब भी पैसा इन्वेस्ट करता है उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल। तो यहाँ पे देखो, द अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्टेड बाय अ पर्सन इन इट्स ओन बिजनेस इज नोन एज कैपिटल। हिंदी में इसको पूंजी बोला जाता है। इट इज ट्रीटेड एज इंटरनल लायबिलिटी, हम लोग पहले भी देख चुके हैं। ऐसे ही एक टर्म है ड्राइंग्स। अब ये ड्राइंग्स क्या है? तो देखो, ओनर, ये दोनों टर्म ओनर के लिए ही है। ये दोनों टर्म किसके लिए है? ओनर के लिए है। ओनर जब बिजनेस में पैसा लगाता है तो कैपिटल कहोगे, उसको कैपिटल करके डिनोट करोगे। और अगर ओनर बिजनेस से पैसा निकालता है तो उसको क्या बोलोगे? ड्राइंग्स। तो ओनर अगर बिजनेस से पैसा निकाल लिया तो उसको आप क्या बोलोगे? ड्राइंग्स। तो एनी कैश या वैल्यू ऑफ गुड्स विदड्रॉन बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज, किस यूज के लिए? पर्सनल यूज के लिए। तो ये दोनों वर्ड इंपॉर्टेंट है, ओनर निकाले और किस यूज के लिए निकाले? पर्सनल यूज के लिए निकाले, अपने घर के काम के लिए, तो वो क्या कहलाएगा? ड्राइंग्स कहलाएगा। ये बिजनेस के लिए क्या माना जाता है? एसेट्स के तौर पे माना जाता है, क्योंकि कैपिटल लायबिलिटी है तो ड्राइंग क्या होगा? ठीक उसका उल्टा, एसेट्स। नेक्स्ट है हमारा इन्वेस्टमेंट। अब ये इन्वेस्टमेंट क्या है? देखो, इन्वेस्टमेंट भी दो तरह का होता है, एक ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट, एक नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। तो हम लोग ट्रेड इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। तो जो बिजनेस अपने एक्टिविटी को ग्रोथ करने के लिए, अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट करता है, वही यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का मतलब है। तो अमाउंट इन्वेस्टेड इन अदर बिजनेस इज नोन एज इन्वेस्टमेंट। ठीक है, जैसे मान लो गुड्स, पहले हम 5 लाख का गुड्स लेते थे, अब 10 लाख का लेने लग गए, तो इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया बिजनेस में। तो ये आपका ट्रेड इन्वेस्टमेंट हो गया।
कभी कभी बिजनेसमैन क्या कर सकता है कि अपने बिजनेस के अलावा दूसरे के बिजनेस में भी पैसा लगा सकता है, तो ये नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट हो गया। तो इन दोनों को आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, पर आगे चल के हम लोग बाइफर्केशन करेंगे, एक ट्रेड इन्वेस्टमेंट होता है, एक नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट होता है। एक्सपेंडिचर, जैसे वहां पर रिसिप्ट था वैसे यहाँ पे एक्सपेंडिचर भी है, सेम उसी कॉन्सेप्ट पे। तो एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है? एनी डिसबर्समेंट ऑफ कैश और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी और इनकरिंग अ लाइबिलिटी फॉर द पर्पस ऑफ एक्वायरिंग एसेट्स, गुड्स, सर्विसेज इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर. It means that any type of payment for receipt of benefit is termed as expenditure. फ्यूचर में कोई बेनिफिट रिसीव करने के लिए आप जो भी पेमेंट करते हो उसको क्या बोलते हैं? एक्सपेंडिचर कहते हैं। अब ये एक्सपेंडिचर दो तरह का हो सकता है, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर लॉन्ग टर्म नेचर का होता है, जैसे प्लांट एंड बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, इन सब पे जो आप खर्चे करते हो वो क्या कहलाता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। इनको यूज करके आप फ्यूचर में पैसा जनरेट करोगे लंबे समय तक। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है जो शॉर्ट टर्म नेचर का होता है, ठीक है, जिसको अभी खर्च किया और अभी पैसा में रिकवर कर लिया। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है गुड्स, इसके बारे में हम लोग डिटेल करेंगे। तो देखो गुड्स, बिजनेस में गुड्स का मतलब वो आइटम है जिसमें आप बिजनेस करते हो, डील करते हो। अब गुड्स का अपना नाम कहीं नहीं आता, बल्कि गुड्स से रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक वर्ड दिए गए हैं जो आपको यूज करना है। जैसे गुड्स का मतलब, पहले तो ये समझ लो गुड्स है क्या। तो गुड्स का मतलब ऐसा कोई भी आइटम जिसमें आप डील करते हो। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि बिल्डिंग फिक्स एसेट्स है, कार फिक्स एसेट्स है, फर्नीचर फिक्स एसेट्स है, लॉन्ग टर्म नेचर का है, और दूसरे आइटम शॉर्ट टर्म नेचर के हैं। पर ऐसा हो सकता है कि मान लो मैं फर्नीचर के बिजनेस में हूँ, तो फर्नीचर मेरे लिए गुड्स हो जाएगा। अब जैसे वो गुड्स हो जाएगा तो वो मेरे लिए क्या हो जाएगा? करंट एसेट्स हो जाएगा। क्योंकि गुड्स का मतलब ऐसा आइटम जिसको आप खरीदते हो बिजनेस में रीसेल करने के लिए, वो कहलाता है गुड्स। उसका नाम नहीं आता। जैसे एक फर्नीचर डीलर फर्नीचर वर्ड यूज नहीं करेगा, वो क्या वर्ड यूज करेगा? गुड्स वर्ड यूज करेगा। और जब भी वो फर्नीचर खरीदेगा तो ये नहीं बोलेगा कि फर्नीचर खरीदा, वो क्या बोलेगा? गुड्स परचेज किया। क्या किया? गुड्स परचेज किया। तो वहां पे अकाउंट यूज होगा परचेज करके, हम लोग परचेज अकाउंट बनाएंगे वहां पे। जब गुड्स को आप सेल करोगे तो आप सेल अकाउंट यूज करोगे, ये टर्म यूज करोगे। अगर गुड्स अनसोल्ड रह गया, बच गया, तो हम लोग क्या वर्ड यूज करेंगे? स्टॉक, स्टॉक अकाउंट करके यूज करेंगे। अगर गुड्स आपने उधार में बेचा, व्हेन गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट, तो क्या वर्ड यूज करोगे? डेटर, डेटर अकाउंट। व्हेन गुड्स आर परचेज्ड ऑन क्रेडिट, अगर आप गुड्स को उधार में खरीदे तो क्या वर्ड यूज करोगे? क्रेडिटर अकाउंट, ठीक है। तो ये कुछ स्पेसिफिक टर्म है जो आपको गुड्स से रिलेटेड है, जो आपको याद रखना है। ओके, इन सारे टर्म्स को मैंने अलग अलग भी लिखा है आपके समझने के लिए। चलिए देखते हैं यहाँ पे गुड्स क्या है। तो गुड्स इंक्लूड्स ऑल दोज थिंग्स विच आर परचेज्ड फॉर रीसेल और विच इज यूज्ड फॉर producing the finished product, and it is produced with an intention to sell in the general market, ये कहलाता है गुड्स। चलो यहाँ पहला टर्म मिला स्टॉक। तो द टर्म स्टॉक इंक्लूड्स वैल्यू ऑफ दीज गुड्स विच वेयर लाइंग अनसोल्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। आपने जो भी गुड्स खरीदा, ऐसा तो है नहीं कि साल में पूरा बिक जाएगा, तो अगर कुछ बच गया तो साल के एंड में जो बचा हुआ गुड्स उसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्टॉक बोलते हैं, क्लोजिंग स्टॉक। एंड द स्टॉक इन द बिगिनिंग, वही स्टॉक जब साल के शुरू में जाता है नेक्स्ट ईयर, तो वो कहलाता है ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। तो याद रखना, साल के शुरू वाले को कहते हैं ओपनिंग स्टॉक, एंड वाले को कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। नेक्स्ट टर्म आपको मिलेगा ट्रेड रिसीवेबल। अब ये जो नया टर्म आया है, ये आया है कंपनीज एक्ट से। कंपनीज एक्ट में हम लोग पढ़ेंगे, आप क्लास 12 में आपको पढ़ने को मिलेगा, शेड्यूल 3 पार्ट 1 पार्ट 2। वहाँ पे बोला गया है कि ट्रेड रिसीवेबल क्या है। तो ट्रेड रिसीवेबल का मतलब ऐसा कोई भी आइटम जो बिजनेस के दौरान, ट्रेड मतलब बिजनेस एक्टिविटी में जो मिलने वाला है वो ट्रेड रिसीवेबल कहलाता है।
इसका दो पार्ट है, एक डेटर, दूसरा बिल रिसीवेबल। तो 11th क्लास में बिल ऑफ एक्सचेंज नाम का एक चैप्टर है, वहाँ पे आप अच्छे से पढ़ोगे बिल रिसीवेबल के बारे में। अभी शॉर्ट में समझ लो, जब भी आप गुड्स को उधार में बेचते हो, क्रेडिट में बेचते हो, तो उसी को कहते हैं ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है, जब कभी हमको गुड्स उधार में बेचते हैं हम, सामने वाला जो बंदा है उसको कहते हैं डेटर। अगर उस डेटर पे हमको कोई डाउट होता है, लगता है कि वो पैसे वापस नहीं देगा, तो हम उससे इस चीज़ को रिटर्न में ले लेते हैं एक पेपर पे, और वो जो रिटर्न में पेपर लिया था उसको कहते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज या बिल रिसीवेबल कह लो। एक तरह से वो प्रूफ हो गया कि इसको मैंने इतने गुड्स उधार में दिया है और इसने प्रॉमिस किया है कि 1 महीने बाद पेमेंट कर देगा। तो या तो डेटर या बिल रिसीवेबल, इन दोनों को क्या कहते हैं हम लोग, ट्रेड रिसीवेबल का नाम देते हैं। ये दोनों ही आपके लिए क्या है, करंट एसेट्स है। क्या है ये आपके लिए, करंट एसेट्स, क्योंकि फ्यूचर में ये आपको पेमेंट करने वाला है। देखो मैंने अलग अलग लिख दिया, डेटर एंड बिल रिसीवेबल। तो डेटर रिप्रेजेंट्स दोज पर्सन और फर्म to whom goods has been sold or services rendered on credit and payment has not been received from them and the amount is still to be realized from such person. It is treated as current assets for the business. ठीक है, अभी आपको इतना ही याद रखना है कि उसका नेचर क्या होगा, एसेट्स है, लाइबिलिटी है, ताकि आगे आप एंट्री करने में आपको काम आए। नेक्स्ट, बिल रिसीवेबल। इट मीन्स बिल ऑफ एक्सचेंज accepted by the debtor and the amount of which will be received on a specific date. It is treated as current asset. बिल ऑफ एक्सचेंज एक बताया था मैंने, एक पेपर होता है, एक प्रॉमिस समझ लो आप, जो डेटर ने किया है मेरे से, एक सर्टेन टाइम के बाद आपको मैं पैसे दे दूंगा, वही होता है बिल रिसीवेबल। सिमिलरली एक ट्रेड पेबल होता है। जैसे हम गुड्स उधार में बेचते हैं तो गुड्स उधार में खरीदते भी हैं, तो उस केस में दो चीज़ आएगा ट्रेड पेबल में, क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल। यहाँ देखो लिख दिया, द अमाउंट पेबल फॉर परचेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज टेकन इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड ट्रेड पेबल। इट इंक्लूड्स क्रेडिटर एंड बिल पेबल। तो क्रेडिटर का मतलब क्या है, तो ये रिप्रेजेंट करता है उन पर्सन को या फर्म को फ्रॉम whom गुड्स हैव बीन परचेज या सर्विसेज प्रोक्योर्ड ऑन क्रेडिट एंड पेमेंट हैज नॉट बीन मेड टू देम। ये आपके लिए क्या है, करंट लायबिलिटी है। सिमिलरली बिल्स पेबल क्या है, तो ये भी बिल ऑफ एक्सचेंज है, एक्सेप्टेड बाई अस। यहाँ पे एक्सेप्ट कौन करता है, हम लोग करते हैं। वहां पे एक्सेप्ट डेटर किया था, यहाँ पे एक्सेप्ट हम करेंगे। एक्सेप्टेड बाई अस एंड द अमाउंट ऑफ विच विल बी पेबल ऑन अ स्पेसिफाइड डेट। हम प्रॉमिस करते हैं कि एक सर्टेन डेट को आपको पेमेंट कर देंगे। ये हमारे लिए क्या है, करंट लायबिलिटी है। ठीक है, नेक्स्ट बिजनेस ट्रांजेक्शन। ये हम लोग शुरू में भी पढ़े हैं, फर्स्ट स्टार्टिंग में ही। ये क्या है, एक फाइनेंशियल इवेंट है विच कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, एंड दैट ब्रिंग्स चेंज इन द फाइनेंशियल पोजीशन। मतलब कि आपके बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए, जैसे सेल, परचेज ऑफ गुड्स, रिसिप्ट फ्रॉम डेटर एक्सेट्रा। इवेंट, यहाँ पे मैं आपको इवेंट के बारे में बता रहा हूँ। इवेंट क्या है, तो इट इज आउटकम या रिजल्ट ऑफ द वेरियस ट्रांजेक्शन। कई सारे ट्रांजेक्शन का जो लास्ट फाइनल रिजल्ट निकल के आता है उसको इवेंट कहते हैं। जैसे प्रॉफिट या लॉस, ये इवेंट कहलाएगा। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक, कई बार सेल परचेस करने के बाद लास्ट में जो स्टॉक बच गया वो क्या कहलाएगा, इवेंट कहलाएगा। अकाउंट, अकाउंट क्या है, तो इट इज अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन under a particular head of account like salary, telephone expense, electricity expense or a particular head। ठीक है, जितने भी ट्रांजेक्शन करते हैं उसको एक पर्टिकुलर हेड में जब समराइज करते हैं, एक क्लासिफाई करते हैं, वो हेड को कहते हैं हम लोग अकाउंट। इट इज नॉट ओनली शोन द अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन बट ऑल्सो शोज देयर इफेक्ट एंड डायरेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट टर्म है सेल्स। गुड्स को जब बेचते हैं तो क्या वर्ड यूज करते हैं, सेल्स। चलो अगला टर्म है सेल रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड। ये भी यूज होता है। जब आप किसी को सामान बेचे, गुड्स बेचे, तो सेल कहलाया। और मान लो आपका गुड्स डिफेक्टिव निकला या अगले को पसंद नहीं आया तो लौटा भी सकता है, उसको कहते हैं सेल्स रिटर्न। तो देखो सेल्स आपके लिए क्या होता है, इनकम होता है बिजनेस के लिए। सेल करोगे तो पैसा
आएगा, कमाई बढ़ेगी, और जब वो लौट जाएगा तो इनकम आपका डिक्रीज कर जाता है। वैसे परचेज क्या होता है आपके लिए? तो परचेज आपके लिए एक्सपेंस होता है। जितना परचेज करोगे तो आपका खर्चा बढ़ेगा, एक्सपेंस बढ़ेगा। तो हम लोग परचेज को क्या मानते हैं रूल के हिसाब से? मॉडर्न रूल के हिसाब से एक्सपेंस मानते हैं, ठीक है। गोल्डन रूल में अलग ट्रीटमेंट, हम लोग मॉडर्न रूल से पढ़ेंगे। तो मॉडर्न रूल के अकॉर्डिंग परचेज क्या मानते हैं? एक्सपेंस मानते हैं। तो अगर हम किसी से परचेज किए हैं तो मेरा खर्चा बढ़ा है, मेरे पैसे गए हैं, और वही सामान अगर मुझे पसंद नहीं आया और मैंने लौटा दिया तो उसको क्या बोलेंगे? परचेज रिटर्न बोलेंगे, या फिर रिटर्न आउटवर्ड बोलेंगे। तो यहाँ पे एक्सपेंस इंक्रीज करता है परचेज में, तो यहाँ पे एक्सपेंस क्या होता है? डिक्रीज करता है। सेल में इनकम इंक्रीज करता है, तो सेल्स रिटर्न में इनकम डिक्रीज करता है, ठीक है। अब मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया है, आपके बुक में मिल जाएगा। आपको ऐसे टर्म्स हैं, आपको यहाँ इसके बगल में लिखना है आइडेंटिफाई करके। जैसे कैश क्या है? तो कैश एसेट है, आप चाहो तो लिख सकते हो करंट एसेट, और स्पेसिफिक करके। मशीनरी क्या है? एसेट है। डेटर एसेट है। वैसे ही मान लो रेंट रिसीव क्या है? रेंट जब रिसीव करोगे तो ये क्या हो जाएगा आपके लिए? इनकम। रेंट पे करोगे तो एक्सपेंस। ऐसे ही आपको बनाना है, ठीक है। आपके बुक में ऐसे क्वेश्चंस होंगे, आप इसको सॉल्व करोगे, वरना यहाँ भी है, आप इसको भी देख के कर सकते हो। कैश एसेट, मशीनरी एसेट, डेटर क्या है? एसेट। क्रेडिटर क्या है? लाइबिलिटी, करेंट लाइबिलिटी होता है। कैपिटल क्या है? ये भी लाइबिलिटी है, इंटरनल लाइबिलिटी। इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये क्या है? इनकम। जो भी इंटरेस्ट, रेंट, ऐसा कोई टर्म आपको मिलेगा तो वो क्या होता है? इनकम। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है? लाइबिलिटी। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब आपने बैंक से कहा, या बैंक ने आपको परमिशन दे दिया कि जितना आपके अकाउंट में पैसा पड़ा है उससे ज़्यादा आप विड्रॉ कर सकते हो एक सर्टेन टाइम के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए। वो कहलाता है लाइबिलिटी, क्योंकि बाद में बैंक को पैसे वापस करने होते हैं। सैलरी आउटस्टैंडिंग, आपके यहाँ जो वर्कर काम करता था, आपने उसका पैसा अभी तक, सैलरी अभी तक नहीं दिया है, तो आपके लिए क्या है? लाइबिलिटी है, आउटस्टैंडिंग है वो पैसा, तो लाइबिलिटी आपके लिए। प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस का एक खर्चा है जिसका पेमेंट आपने एडवांस में कर दिया, तो ये आपके लिए क्या है? एसेट्स है। जब भी कोई खर्चे का पेमेंट हम एडवांस में करते हैं वो क्या बन जाता है मेरे लिए? करंट एसेट बन जाता है। बैंक लोन, ये तो लोन तो नाम से समझ में आ रहा है क्या है? लाइबिलिटी। रेंट पेड, आपने रेंट पे किया, वहां रिसीव किया तो यहाँ पे पे किया, तो ये क्या आपके लिए? एक्सपेंस। परचेज, परचेज हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था, परचेज क्या होता है हमारे लिए? एक्सपेंस होता है। सेल इनकम होता है। स्टॉक, स्टॉक हमारे लिए क्या है? करंट एसेट्स है, क्योंकि फ्यूचर में इसको बेच कर हम पैसा जनरेट कर सकते हैं। तो ये सब टर्म है जो आपको आना चाहिए, तभी हम लोग आगे अकाउंट सॉल्व कर पाएंगे। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो आज हम लोग यहीं पर रुकते हैं इसको।